नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के बारे में सॉरोकिन क्या कहते हैं, हम आगे देखते हैं। इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है संस्कृति के ऊपर आधारित है। हम देखें कि पिटरिम सारोकिन एक प्रसिद्ध रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने संस्कृति और समाज के संबंधों पर गहन अध्ययन किया। इनका जो मुख्य अध्ययन का क्षेत्र था वो संस्कृति था। संस्कृति और समाज के बीच में क्या संबंध है, इस पे इन्होंने अध्ययन किया। तो सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत को सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट किया। इन्होंने किस आधार पर बताया? इन्होंने कहा कि जो समाज में परिवर्तन आता है वो संस्कृति में परिवर्तन के आधार पर आता है, इसलिए इनको सांस्कृतिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव के आधार पर दी है। इन्होंने कैसे की अपनी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कि जो सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव आता है, किस तरह से किस प्रकार के सांस्कृतिक तत्व उस समाज में उस समय में होते हैं, वैसे ही समाज में परिवर्तन आता है। सारोकिन ने जो संस्कृति की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृति को मानव समाज द्वारा निर्मित और विकसित की गई प्रतीकों, विचारों, आदर्शों, मान्यताओं, प्रथाओं और संस्थाओं के समुच्चय के रूप में देखा है। उन्होंने संस्कृति की परिभाषा क्या दी है कि उन्होंने कहा है कि संस्कृति क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव समाज द्वारा निर्मित है और विकसित की गई। क्या है इसके अंदर? संस्कृति आप लोग पढ़ चुके हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि संस्कृति क्या है। ये समाजशास्त्र की बेसिक कंसेप्ट है कि संस्कृति जीवन जीने की एक कला है। यानी मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो समाज में संस्कृति का निर्माण करता है, जिसमें वो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का निर्माण करता है। तो भौतिक संस्कृति में तो वो जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, हम जिसको छू सकते हैं, वो सब भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक संस्कृति जिसमें प्रतीक, विचार, आदर्श, हमारी मान्यताएं, प्रथा, परंपराएं, संस्थाएं, इन सब को मिलाकर हमारी अभौतिक संस्कृति होती है। तो दोनों मिलाकर भौतिक और अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति कहलाती है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है सोरोकी ने, संस्कृति को क्या कहा है कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित और विकसित की गई प्रतीकों, विचारों, आदर्श, मान्यताओं, प्रथा और संस्थाओं के समुच्चय के रूप में देखा। उनके अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है, हस्तांतरित होती है और समाज के सदस्यों के आचरण, विचार और जीवन शैली को प्रभावित करती है। यानी हम देखते हैं कि जिस समाज में जैसी संस्कृति होती है, उस समाज के व्यक्ति वैसे ही उनके विचार, आचरण, उनकी जीवन शैली होती है। क्योंकि हम व्यक्ति को, समाज तो अमूर्त होता है, व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे कि किस समाज का व्यक्ति है? तो उस समाज की संस्कृति के अनुसार जो वो आचरण करता है, उससे हम उस समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में पहचान पाते हैं कि उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनके प्रथा, परंपराएं किस तरह की, उनकी संस्थाएं कैसी है, ये संस्कृति के आधार पर हम उस समाज को पहचान पाते हैं। तो संस्कृति एवं समाज घनिष्ठ रूप से संबंधित है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा। क्या कहते हैं सारुकीन कि समाज और संस्कृति घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जब संस्कृति में परिवर्तन होगा तभी समाज में भी परिवर्तन होता है। ये सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी इनके सिद्धांत को सांस्कृतिक गतिशीलता भी का सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी सामाजिक गतिशीलता अलग है और सांस्कृतिक गतिशीलता अलग। तो इन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन किस आधार पर दिया है? मैं मुख्य रूप से सांस्कृतिक आधार पर, यानी संस्कृति में जो गतिशीलता आती है उसके आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया।
सारोकी ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव के आधार पर दी है, जो हम समझ चुके हैं अभी। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। इसको हम अभी आगे की स्लाइड में भी समझेंगे कि इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव किस रूप में बताया कि जो एक घड़ी है उसके पेंडुलम आपने देखा होगा कि वो एक दिशा से दूसरी दिशा में आती जाती रहती है। तो ऐसी इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन भी संस्कृति का जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है उससे सामाजिक परिवर्तन आता है। तो इस तरह से उन्होंने मुख्य रूप से दो संस्कृतियों का उल्लेख किया है, कौन सी, भावात्मक और चेतनात्मक, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक समाज संस्कृति की इन दो धुरियों के बीच में घूमता रहता है, अर्थात चेतनात्मक से भावात्मक की ओर और भावात्मक से चेतनात्मक की ओर आता रहता है। ये दोनों संस्कृति क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सोरोकिन क्या कहते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे आता है कि जब संस्कृति चेतनात्मक से भावात्मक की ओर जाती तो परिवर्तन होता है और फिर वापस लौट के भावात्मक से चेतनात्मक की ओर होता है। तो इस तरह से संस्कृति में चेंजेस आता रहता है और समाज में भी परिवर्तन आता रहता है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है। इसे सारोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति कहा। यानी तीसरे प्रकार की संस्कृति भी उन्होंने बताई है, लेकिन वो संस्कृति क्या है, इन दोनों के बीच की स्थिति, जब एक चरम पर भावात्मक पे आती है और फिर जब वो चेतनात्मक की दूसरे चरम पर सीमा पर जाती है तो बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर दोनों का मिश्रण होता है, जिसको उन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति कहा है। आगे हम देखें, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जाने कि ये संस्कृतियां क्या हैं। तो इन तीनों प्रकार की संस्कृति की विशेषता क्या है। तो पहले हम देखें भावात्मक संस्कृति। भावात्मक या विचारात्मक संस्कृति क्या है कि इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा व नैतिकता से होता है। यानी इस प्रकार की संस्कृति को मानने वाले समाज में जो व्यक्ति हैं उनका ज्यादा झुकाव अध्यात्म की तरफ होता है। इस संस्कृति को अध्यात्मवादी संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि ये ईश्वर, धर्म, आत्मा, नैतिकता, अपने विचार, इस प्रकार के उनके विचार और भावना होती है कि वो अध्यात्मवाद संस्कृति कहलाती है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जिस समाज में अध्यात्म को आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष, ईश्वर को ज्यादा मान्यता दी जाती है वो ऐसी संस्कृति भावात्मक या विचारात्मक संस्कृति कहलाती है। सभी वस्तुओं को ईश्वर कृपा का फल माना जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की कृपा है। विचार, आदर्श, कला, साहित्य, दर्शन, कानून सभी में ईश्वर और धर्म की प्रमुखता दिखाई देती है। यानी इस प्रकार की संस्कृति धार्मिक संस्कृति, धर्म प्रधान संस्कृति कहलाती है। आगे हम देखें, चेतनात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। यानी इस संस्कृति का संबंध मानव चेतना अथवा इंद्रियों से होता है। यानी जो इंद्रिय सुख के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो इस प्रकार की संस्कृति में आता है। और ऐसी संस्कृति में इंद्रिय आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। इस संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं एवं विलास की वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी ऐसी चीजों पर, ऐसे विचार पर ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें इंद्रियों का सुख हो। यानी ऐसी संस्कृति भौतिक संस्कृति कहलाती है जहाँ पर ऐशो आराम की चीजें, जितना भी हम वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यानी हम अभी देखते हैं वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी, और जितनी ज्यादा चीजें आ गई हैं उतनी हमारी जो है वो भौतिक सुविधाएं बढ़ती जा रही है। इसमें धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, ईश्वर आदि को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति एवं सामूहिक पक्ष भी चेतनात्मक संस्कृति के रंग में रंगे होते हैं। पश्चिमी समाज चेतनात्मक संस्कृति का उदाहरण है। यानी केवल ये है कि अपनी इंद्रियों को ही ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आवश्यकताओं की सारी पूर्ति हो, जिसके कारण नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार आदि, विलासिता की वस्तुएं, इन सब को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसी संस्कृति को भौतिक संस्कृति कहा जाता है या चेतनात्मक संस्कृति कहा जाता है। आगे हम देखें, आदर्शात्मक संस्कृति। यह संस्कृति चेतनात्मक एवं भावात्मक दोनों का मिश्रण होती है। यानी कैसे
कि इन दोनों की विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। इसमें धर्म और विज्ञान भी है, भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलन होता है। सौरोकिन इस प्रकार की संस्कृति को ही उत्तम मानते हैं, इसलिए वे इसे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति क्या है, जिसमें न तो वो पूरी तरह से भौतिक संस्कृति है यानी इच्छाओं विलासिता पर जीती है, और न ही पूरी तरह से धर्म को मानती है। इन्हें दोनों का ही मिश्रण उस समाज में होता है जिसको वो आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो सौरोकिन क्या कहते हैं? सौरोकिन का मत है कि विश्व की सभी संस्कृतियां चेतनात्मक से भावात्मक के झूले में झूलती रहती है। प्रत्येक संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पुनः दूसरे प्रकार की संस्कृति की ओर लौट जाती है। यानी वो क्या कहते हैं कि हमेशा ही एक सीमा पर जाने के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि अब ये चरम पर पहुंच गई है और ये अब वापस लौट के आएगी, यानी संस्कृति पूरी तरह से एक सीमा तक पहुंचती है और फिर वो वहां से पुनः वापस दूसरी संस्कृति की ओर लौट आती है। आज हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जितनी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हमें मिलती जा रही है, उतना ही हम वापस अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। तो ये आज प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देखते हैं कि लोग उस तरफ ज्यादा पहुंच रहे हैं, शांति के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रकृति के पास जा रहे हैं, प्रकृति की जो है उसकी उसको समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वापस हम दूसरी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। तो चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृतियां परिवर्तन की केवल सीमा है। समाज में अधिकांश समय तो आदर्शवादी संस्कृति ही प्रचलित रहती है। संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। यानी ये क्या कहते हैं सौरकिन, कि जब संस्कृति में चेतना से भावात्मक में आती रहती है तो वो समाज में भी परिवर्तन आता है। हम देखें कि नेचुरली परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब हम धर्म को ज़्यादा महत्व देंगे तो उस प्रकार का समाज होगा, लेकिन धीरे धीरे हम जब भौतिक संस्कृति की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसमें समाज में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और भौतिक संस्कृति से वापस हम भावात्मक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौटेंगे तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन होता है, समाज में भी परिवर्तन आता जाता है। लास्ट में हम देखें कि इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, कि सौरोकिन का मत है कि विश्व की सभी संस्कृतियां चेतनात्मक से भावात्मक के झूले में झूलती रहती है। यानी कभी वो चेतनात्मक से जाती है आगे भावात्मक में, फिर भावात्मक से वापस चेतनात्मक में आती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पुनः दूसरे प्रकार की संस्कृति की ओर लौट आती है। जैसे हम अभी वर्तमान में हमारे समाज में भी हम देख रहे हैं कि हम भौतिक संस्कृति की चरम सीमा पर हम पहुंच रहे हैं और वापस हम पुनः अपनी आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृतियां परिवर्तन की केवल सीमा है। समाज में अधिकांश समय तो आदर्शवादी संस्कृति ही प्रचलित रहती है। संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, अतः जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। अब इसको हम इस तरह से देखें कि इनके जो सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को पेंडुलम सिद्धांत भी कहा जाता है। पेंडुलम सिद्धांत क्यों कहा जाता है, कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि जो दोनों प्रकार की संस्कृति है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह, एक संस्कृति जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी होती है, उसका एक पेंडुलम होता है। वो पेंडुलम कभी इधर जाता है, फिर वापस इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है। तो इस तरह से हम देखें कि भावात्मक संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति है, उससे हम धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते हम चेतनात्मक संस्कृति की ओर जाते हैं। जब ये चरम सीमा पर आ जाती है भौतिक संस्कृति, बहुत ज़्यादा व्यक्ति टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेता है, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे वापस वो अपनी मन की शांति के लिए वापस भावात्मक आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौटना शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे 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 वापस भावात्मक संस्कृति की ओर जाता है, लेकिन जब कुछ समय वहां रहने के बाद वो वापस चेतनात्मक की ओर बढ़ता जाता है। तो जिस तरह से घड़ी का पेंडुलम एक चरम सीमा से होता हुआ दूसरी चरम सीमा पर जाता है, फिर वहां से वापस लौटता है, तो ये प्रक्रिया हमेशा ही निरंतर चलती रहती है। और जब ये एक सीमा से दूसरी सीमा पर आता जाता है तो एक बीच की स्थिति आती है, जिसे उन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति कहा है। ये संस्कृति, ये बीच की अवस्था हमेशा समाज में
चरम पर नहीं रहती, अधिकांश समय आदर्शात्मक संस्कृति में ही समाज रहता है। तो इस प्रकार इन्होंने संस्कृति के आधार पर, संस्कृति में परिवर्तन के आधार पर अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बताया है। तो आई होप कि आपको सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उनका नेक्स्ट जो थ्योरी है वो समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।